आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्साइड ऑफ पीरियड थ्री एंड क्लोराइड ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स, राइट। हेडिंग दें बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स। जी बच्चों, देखो बच्चों, जो अभी तक हमने ये वही ऑक्साइड्स हैं जो कि ऑक्सीजन के थ्री के साथ रिएक्शन हुए हैं उससे बने हैं। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पीरियड थ्री एलिमेंट्स आर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये हैं बच्चों पीरियड थ्री एलिमेंट्स। इनके पहले हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन देखे, ऑक्साइड्स बने, फिर क्लोरीन से रिएक्शन देखे, क्लोराइड्स बने। आज हम उन ऑक्साइड्स की जो बने हैं उनकी बात करने लगे हैं। अगर आपको याद हो तो सोडियम का जो ऑक्साइड था वो Na2O था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड वाज MgO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड वाज Al2O3, सिलिकॉन का ऑक्साइड वाज SaO2, फास्फोरस का ऑक्साइड वाज P4O10, सल्फर के दो ऑक्साइड्स थे SO2 एंड SO3। क्लोरीन के ऑक्साइड्स तो होते हैं विद द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, Cl2O भी होता है और Cl2O7 भी होता है, राइट। लेकिन एज आई सेड कि ये ऑक्साइड्स का बनना हमारे सिलेबस में नहीं था। ओके, सो इसलिए मैंने इनको अलग कर लिया। सो दीज आर द ऑक्साइड्स बच्चों जो कि पीरियड थ्री के बने थे। सबसे पहले देखते हैं इनमें बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर से बच्चों हमें बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं कि ये कंपाउंड किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हाई होगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। और अब एक और इंफॉर्मेशन मैं इसमें ऐड करूंगा कि बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चलती हैं, बल्कि बॉन्डिंग एंड से आज आपको ये भी पता चलेगा कि उनकी रिएक्टिविटी में भी हमें हेल्प मिलती है। क्या हेल्प मिलती है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, राइट। अगर आप बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर देखें तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीनों जो ऑक्साइड्स हैं ग्रुप पीरियड थ्री के, उनमें बच्चों आयोनिक बॉन्ड होता है और जाइंट होती है। मैंने GIL लिखा है, आपने पूरा वर्ड जाइंट आयोनिक लैटिस। ओके, और इसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कोवलेंट बॉन्ड होता है। और बच्चों आपको याद होगा नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होता है जिसे मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर MMS लिखा है मैंने, बोलते हैं। फिर बाकी के जितने भी ऑक्साइड्स हैं इंक्लूडिंग दीज टू जो हमारे सिलेबस में नहीं भी हैं, ये सब के सब ऑक्साइड्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। सिंपल मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर में आप डिफरेंस समझते हैं। कोवलेंट बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड है जो शेयरिंग से बनता है। अगर नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड जो मिलियंस ऑफ एटम मिलके एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना दें, जैसे ये देखो, ये सिलिकॉन है, इसके साथ चार ऑक्सीजन जुड़े यूं, फिर वो आगे दो और सिलिकॉन से जुड़े, फिर आगे चार ऑक्सीजन हो, और ये प्रोसेस चलता चला जा रहा है। और कितने मिलियंस ट्रिलियंस जो हम गिन भी नहीं सकते, इतने सारे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए, तो आप कहते हैं उसे मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो आप देख सकते हैं। देखो यहाँ कितने सल्फर डाइऑक्साइड में तीन एटम्स हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में चार एटम्स हैं, Cl2O में तीन एटम्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो ये हो गया सिंपल मॉलिक्यूल। सो इन शॉर्ट मैंने ये कहा कि आयनिक और कोवलेंट दो तरह की बॉन्डिंग होती है ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड थ्री में। ओके, अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इन देयर ऑक्साइड्स। ऑक्सीडेशन नंबर, वो तो आपको पता है बच्चों, हमने निकालना सीखा हुआ है। बॉन्ड ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है, तो सोडियम जाहिर है +1 × 2 होगा, बिकॉज ग्रुप वन वन होता है। ग्रुप टू का हमने सीखा हुआ है इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड प्लस। ग्रुप थ्री हमने सीखा हुआ है ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड प्लस। ऑक्सीजन -2 × 2 = -4 है, तो जाहिर है सिलिकॉन क्या होगा, +4 होगा। इसी तरह जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप कहते हैं जी सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4, फास्फोरस यहाँ 5 है। ये आप निकाल सकते हैं कैसे, +5 है, -2 × 10 = -20 बनता है बच्चों। उसको कैंसिल करने के लिए +20 होगा और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि चार फास्फोरस का +20 है, तो ऑब्वियसली +5 आ जाएगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड में +4 है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में 6 है, राइट। Cl2O में +1 है क्लोरीन का। और फिर आगे अगर आप चले जाएं
तो +5 है Cl2O7 में. बट एज आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन कि दिस पार्ट कभी कभार एग्जामिनर दे देते हैं, बट दिस नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस. वो कभी ऐसे ही इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, राइट. अब आ जाते हैं इन ऑक्साइड्स की स्टेट्स के ऊपर, सॉरी फिजिकल स्टेट्स. मैं आपको बता दूं सारे ऑक्साइड्स, ये भी सॉलिड है, ये भी solid है. फिजिकल स्टेट्स से नहीं, अलग से कॉलम बना लेते हैं कि व्हाट अबाउट द फिजिकल स्टेट्स. ये सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है. सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, और ये अगले दोनों भी गैसेस ही हैं, राइट. सो दीज आर द ऑक्साइड्स जिनकी फिजिकल स्टेट्स मैंने आपको बता दी कि सब सॉलिड्स हैं, आखिरी दो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के बाद, राइट. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन. ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करते, बट अभी हम बात करने लगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट. सोडियम ऑक्साइड आपको पता है आयनिक बॉन्ड है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है आयंस फ्री हो जाते हैं. यस, गुड कंडक्टर. यस, मैग्नीशियम ऑक्साइड गुड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड गुड. लेकिन बाकी सब के सब सिलिकॉन से लेकर एंड तक आप कहते हैं जी नन. Why? Because they have the covalent bond, no free ions, right? So cannot conduct electricity. They are good conductor because they have the free ions, right? इनके पास free ions होते हैं जब लैटिस ब्रेक हो जाती है स्टेट में, hence they are conductor. Okay? In liquid state, not in the solid state. Solid state में कोई भी कंडक्टर नहीं है, right? So ये इन ऑक्साइड्स का. और उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है बच्चों ऑक्साइड्स की, एसिडिक एंड बेसिक नेचर. आपको हर जब भी ऑक्साइड की बात होगी हम ना होगा कि ये ऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है या, ठीक है. सो जो पहला ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड, हम कहते हैं जी ये अल्कलाइन है या बेसिक है. एक ही बात है, दोनों वर्ड कह सकते हैं. इसी तरह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो भी अल्कलाइन या बेसिक है. ये आपने पढ़ा होगा ओ लेवल में कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है. मैं इनके मतलब बताता हूँ एम्फोटेरिक का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, राइट. कि जब कोई तीनों तरह रिएक्ट करो, बाकी सब के सब एसिडिक ऑक्साइड्स हैं बच्चों, क्योंकि वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, राइट. क्योंकि वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, वो सब के सब एसिडिक हैं. ओके. और जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो दो तरह के हैं, शुरू वाले बेसिक है, राइट, और ये एम्फोटेरिक है, ये सब मेटल ऑक्साइड्स. ओके, अब ये तो होगी बच्चों इन ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज. अब इनके रिएक्शन देखते हैं, राइट. कि ये रिएक्शंस कैसे करते हैं. अगेन आई रिमाइंडिंग यू दिस इज अ पीरियड 3 ऑक्साइड्स की बात, पीरियड 3 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की बात हो रही है. अभी तक हमने इनकी फिजिक्स, स्टेट्स, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एसिडिक एंड बेसिक नेचर को देखा है. अब शुरू करते हैं वन बाय वन जी. अब आप हेडिंग दें रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 ऑक्साइड्स. पहले बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले नंबर वन, sodium oxide. Okay, the first one is the sodium oxide. Okay. अब बच्चों ये जो सोडियम ऑक्साइड है, अगर आप इसको देखें तो जैसे मैंने कहा है कि इट्स अ बेसिक ऑक्साइड. ओके. तो लेट मी एक्सप्लेन इट. इट्स अ बेसिक ऑक्साइड, बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर है. जितने भी बेसिक ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो पानी में डिसॉल्व होकर एल्कली बना देते हैं. तो अगर आप इसको देखें तो आप कहते हैं कि सोडियम ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर, तो इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH aqueous, राइट. और ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है बच्चों.
क्योंकि ग्रुप वन एल्कली स्ट्रांग होती हैं क्योंकि वो फुली सॉल्युबल होती हैं, ओके। और रिजल्टेंट सोल्यूशन की जो पीएच है वो 13 या 14 हो जाती है। सो सोडियम ऑक्साइड जी पानी में डिसॉल्व होता है, पानी में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एल्कली बना देता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ग्रुप वन जो मेटल्स होती हैं ना, उनकी जितनी भी एल्कली हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, जिनको हम एल्कलीज बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होती हैं क्योंकि वो फुल होती हैं। ओके, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये लिख लीजिए साथ, क्योंकि ये बार बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि वो एल्कलीज को देख के, हाइड्रोक्साइड्स को देख के ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि किसको स्ट्रॉन्ग है किसको वीक है। ओके, सो ग्रुप वन जो भी होगा, बट एनीवेज पहला ऑक्साइड था सोडियम ऑक्साइड। तो हम कहते हैं ये पानी में डिसॉल्व होकर एक स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाता है। रिजल्टेंट सोल्यूशन एक कलरलेस सोल्यूशन होता है। और अगर आप उसकी ऑब्जर्वेशन देखें तो एक कलरलेस सोल्यूशन होगा और उसकी पीएच क्या हो जाएगी अगर आप ऑब्जर्वेशंस देखें, क्योंकि यही एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि क्या नजर आएगा, तो आप कहते हैं जी कलरलेस सोल्यूशन था, सॉलिड डिसॉल्व हो गया, कोई गैस वैस तो बनी नहीं। सो और रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच भी स्ट्रांग है। अब ये ऑब्जर्वेशन पूछे कि सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालो तो क्या होता है, ये आपने ऑब्जर्वेशन लिख देनी है। अब क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड्स है ना, तो बच्चों जितने भी बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, राइट, याद रखना, वो क्यों बेसिक होते हैं, क्योंकि वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। देखो अगर मैं इसको एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो हम कहते हैं यस रिएक्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। दैट इज व्हाट वी प्रूव द बेसिक नेचर, ओके, प्लस H2O, तो न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाएगा। तो हम कहते हैं ये देखें यहाँ ये क्या एक्ट कर रहा है, बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि एक एसिड से रिएक्ट कर न्यूट्रलाइजेशन हो गया और एक न्यूट्रल सोल्यूशन बन गया जिसकी पीएच 7 है, राइट। लेकिन अगर आप एक बेसिक ऑक्साइड को किसी एल्कली से मिक्स करोगे बच्चों, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैं इसको मिक्स करूंगा, तो दिल बी नो रिएक्शन। तो ये याद रखिएगा कि बेसिक ऑक्साइड उन्हीं को कहते हैं जो किस से रिएक्ट करते हैं, एसिड से, और किस से रिएक्ट नहीं करते, एल्कली से। तो ये याद रखिएगा, ये मैं स्टार लगा के सब जितनों भी, मैग्नीशियम के लिए भी यही रूल लगेगा कि all basic oxides react with acids but not alkalis। एल्कलीज या बेसिस के साथ वो रिएक्ट नहीं करते जितने भी बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, राइट। और क्योंकि अब आ जाते हैं दूसरे, ये तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात, अब आ जाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नंबर 2। तो मैंने बता दिया इसका पानी के साथ रिएक्शन बता दिया कि ये डिसॉल्व होता है, और एसिड के साथ यस और एल्कली के साथ नो, ओके। अब आ जाते हैं दूसरा जो ऑक्साइड था, दैट वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों, दिस इज MgO अगेन। MgO भी बेसिक ऑक्साइड है, ऊपर मैं कह चुका हूँ, इज बेसिक इन नेचर। लेकिन पानी में ये डिसॉल्व तो होता है बच्चों, लेकिन जब आप इसको पानी में डालते हैं ना, तो ये फुली डिसॉल्व नहीं होता जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ था। तो आप कहते हैं ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है, टू गिव अगेन एन ऑक्साइड विच इज नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये पानी में डिसॉल्व होता है, एक वीक एल्कली बनाता है क्योंकि पार्शियली सॉल्युबल होता है, ओके। और उसकी पीएच वीक है तो 8 to 11 हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और ये वीक एल्कली क्यों होती है, क्योंकि लेस सॉल्युबल है, लेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर मैं ये वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी कि ग्रुप टू मेटल्स जो होती है ना बच्चों, ग्रुप वन तो सारी स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होती हैं, ग्रुप टू मेटल्स शुरू में वीक एल्कलीज होती हैं एट द टॉप, लेकिन बॉटम पे जाके, नीचे जाके डाउन द ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, ये हमने पढ़ना है आगे जाके ग्रुप टू में। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाती हैं, वो सॉल्युबिलिटी क्योंकि इंक्रीज करती है, तो वो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हो जाती हैं, बिकम स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, ओके। वो एक स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बन जाती हैं जिसकी पीएच वही फिर 10 to 13 की रेंज में चली जाती है, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है। बट वो हमने आगे जाके पढ़ना है ग्रुप टू में। अभी सिर्फ मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो एल्कलीज में डिसाइड नहीं कर पाते
कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। इसके अलावा जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एल्कलीज नहीं होती बच्चों, वो बेसिस होती हैं। यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाली एल्कलीज होते हैं क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व होते हैं। और जो बाकी हैं ट्रांजिशन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हो गए, लेड का हाइड्रोक्साइड हो गया, वो सब आपको पता है वाइट प्रेसिपिटेट या कोई कलर्ड प्रेसिपिटेट बन के बाहर आते हैं, तो वो एल्कलीज होती ही नहीं है। सो ये याद रखना है आपने आइंदा से कि ये एल्कलीज का क्या, कैसे इसको ध्यान में रखना होता है। ओके, इसी का हाइड्रोक्साइड पे दोबारा वापस आ जाता हूँ। आप कहते हैं अच्छा ये अगर बेसिक है, जैसे आपने देखा पानी में डिजोल्व होकर इसने एक एल्कली बना दिया है, तो फिर तो ये रिएक्ट करेगा एक एसिड के साथ। हम कहते हैं हाँ, अगर आप इसको HCl से मिक्स करेंगे तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर बन जाएगा। यस, लेकिन अगर ये बेसिक है तो फिर किससे रिएक्ट नहीं करेगा? आप कह रहे हैं जी अगर आप इसको किसी एल्कली के साथ मिक्स करोगे तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा, because basic oxide do not react with alkalis, there is no reaction. ये तो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में। अब तीसरा ऑक्साइड आ जाते हैं जो हमने पढ़ा, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 बच्चों। अब ये जो Al2O3 है ना बच्चों, ये पहला ऑक्साइड है इस ग्रुप में, वाटर इनसॉल्युबल है, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता। वजह भी कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि क्यों इनसॉल्युबल है। आप कहते हैं जी इसकी जाइंट आयोनिक लैटिस होती है, GIL, जाइंट आयोनिक लैटिस होती है। लेकिन उससे ज्यादा जो जरूरी चीज है जिसकी वजह से ये डिसॉल्व नहीं होता, तो आप कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इनर्ट लेयर बन जाती है अराउंड इट, विच मेक्स इट इनर्ट। आपको याद है ना, ओ लेवल में हमने पढ़ा था, अगर ये पीस ऑफ एल्यूमिनियम है आपके पास तो आप कहते हैं इसके अराउंड ना यहाँ एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जो इसको इनर्ट कर देती है, किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करने देती, इसलिए पानी में भी डिसॉल्व नहीं होने देती, राइट। तो वाटर इनसॉल्युबल हो गया। लेकिन अगर आप इसको देखें, अगर वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन जब आप इसको एसिड या एल्कली से मिक्स करते हो, तो अब ये इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक एसिड के साथ मिक्स करता हूँ तो ये रिएक्ट करता है और बना देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। सो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब आप इसको HCl में डालते हैं तो क्या बना देता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर, ऐसा ही है। सो ये एक बेसिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव किया है। बट बच्चों एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप इसको मिक्स करते हैं ना किसी एल्कली के साथ, जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, डाइल्यूट एल्कली के साथ, तो आप कहते हैं ये वहां भी रिएक्ट कर जाता है, NaAlOH4 बन जाता है, कंपाउंड है एक। तो आप कहते हैं ये क्या हुआ? अगर बैलेंस कर दूं इसको बच्चों, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। यस, ओके, सो दैट्स बैलेंस्ड नाउ, ये 2 आ गया। ओके, सो अब ये जो है इसका क्या मतलब हो गया? आप कह रहे हैं ये तो एल्कली से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये एक एसिडिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव कर रहा है। हम कहते हैं यस। तो व्हाट डज इट मीन, ये एसिडिक है या बेसिक है? दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो आप कहते हैं एक ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ मिक्स करने पे बेसिक बन जाएं और बेस के साथ मिक्स करने से एसिडिक बन जाएं, नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है which can behave both ways, which can behave as an acidic as well as basic oxide. ओके, उसे एम्फोटेरिक कहते हैं, जिसकी डबल नेचर होती है, एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, राइट। डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ मिक्स करें। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बेसिकली एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, right? So this is how we look at aluminum oxide. The next one is silicon dioxide. अब इससे आगे बच्चे शुरू हो जाती हैं जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमने पहले भी पढ़ा है ऊपर के एसिडिक होते हैं। तो पहला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, SiO2। जो SiO2 is a
is water insoluble again. और इसकी वजह इसकी लैटिस है, इसकी वजह इसके अराउंड कोई लेयर नहीं है, इसकी मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होती है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, वेरी हाई एनर्जी, ओके, नीडेड। इसलिए वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, वाटर हैज नॉट एनफ फोर्स और एनर्जी टू ब्रेक दिस। सो अब अगर आप इसको देखें तो आप कहते हैं ये नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक है। एसिडिक है तो इसका मतलब है अगर आप इसको बेस के साथ मिक्स करेंगे, एल्कली के साथ मिक्स करेंगे तो रिएक्शन होगा, इट्स एन एसिडिक ऑक्साइड, ओके। और रिएक्शन में क्या बन जाएगा, Na2SiO3 सोडियम सिलिक प्लस वाटर बन जाएगा, ओके। को बैलेंस आउट कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ दिस इज फॉर्म्ड। इसकी ऑब्जर्वेशन भी कभी कभार वो पूछ लेते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन होगी, तो आप कहते हैं कि इसमें सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, ओके। सो दैट इज हाउ दिस अपेयर्स इन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सिलिकॉन के बाद है फास्फोरस ऑक्साइड, राइट। सो फास्फोरस 5 ऑक्साइड इसको बोलते हैं, P2O5, ठीक है, या P4O10 भी इसको बोल देते हैं। डायमराइज होके बेसिकली ये P4O10 बन जाता है। डायमराइजेशन का फिनोमेना हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जब AlCl3 से, वो याद है आपको बच्चों, Al2Cl6 बन जाता है, तो दो मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ जाना इज द डायमराइजेशन। तो ये इसी तरह का एक केस होता है, बट हियर आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। बट P4O10 क्या है ये मैंने आपको समझा दिया कि ये एक ही चीज के दो फार्मूलाज हैं, ओके। आप कहते हैं कि ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो इसका मतलब है कि जब एसिडिक होगा तो एल्कली से रिएक्ट करेगा। हाँ, ऊपर वाला सॉरी, अगर मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को HCl से रिएक्ट कराऊंगा तो नो रिएक्शन होगा, ये भी लिख लीजिए। अब P4O10 को बच्चों जब आप रिएक्ट कराते हैं विद 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 वाटर, तो पहले पानी में ये सॉल्युबल है, यस। तो आप कहते हैं जब पानी में इसको डालते हैं तो क्योंकि ये एक पानी में डिसॉल्व होके एक एसिड बन जाता है H3PO4, देयरफॉर हम कहते हैं कि ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, राइट। बैलेंस आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स को, राइट। सो आप कहते हैं कि ये एक एसिड बन गया है। इस एसिड को आपको याद होगा फास्फोरिक एसिड कहते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, डिपेंडिंग अपॉन इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी पीएच जो है वो 1 से 2 के बीच में होती है, ओके। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 1 लिख दें तो भी सही है। जहां मैं रेंज दे रहा हूँ बच्चों, इसका मतलब है आप यहाँ तक लिख सकते हो, इसलिए मैं एक रेंज देता हूँ कि एग्जामिनर उस रेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके। सो P4O10 में एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, इनको कोई इशू नहीं होता, इनकी लैटिस इतनी स्ट्रांग नहीं होती, मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता कि वो पानी ब्रेक ना कर सके, इसलिए ये पानी से रिएक्ट करते हैं। इसी तरह इस एसिड को, इसका मतलब है अगर एसिडिक ऑक्साइड है, अब ये सुनना बच्चों, अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो फिर तो इसका मतलब है ये बेस से रिएक्ट करता होगा, हम कहते हैं यस। अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ ना एक बेस के साथ, एक एल्कली के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम कहते हैं यस, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, यस। तो इधर देखो बच्चों, अब अगर गौर से देखें तो अब बाज दफा ना इसका फार्मूला लिखने में बच्चों को मसला आता है, तो मैं उनको ये कहता होता हूँ कि आप ये इमेजिन किया करें कि P4O10 को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो उसका जो पानी होगा वो इसके साथ मिलके क्या बना देगा, वो इसके साथ मिलके फास्फोरिक एसिड बना देगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन करता हूँ कि ये फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन है, फिर मुझे समझ आ जाएगा कि अच्छा सोडियम फॉस्फेट बनेगा और साथ में वाटर बन जाएगा। तो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्म, Na3PO4। कुछ लोग रटा लगा लेते हैं, ये मैंने वैसे समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। सो Na3PO4 बन जाएगा प्लस H2O, ओके। तो ये आप कहते हैं जी सॉल्ट, और ये अमूमन एग्जामिनर आपको कह भी देते हैं कि अच्छा P4O10 और सोडियम ऑक्साइड का कि दो दो जैसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है बार बार कि पीरियड 3 के दो ऑक्साइड्स हैं बच्चों, ठीक है, और उनमें एक में सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वन इज SMS एंड वन इज
जाइंट। अब जाइंट के आगे वो लिखता नहीं है जाइंट आने की है जाइंट क्या, ठीक है। बट जब ऐड करते हैं टू गेट अ न्यूट्रल सोल्यूशन, तो इससे हमें समझ आती है कि अगर दो ऑक्साइड्स हैं और उनको ऐड करने से न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है, तो एक को क्या होना चाहिए, एक को एसिडिक होना चाहिए और दूसरे को क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। अब बेसिक ऑक्साइड दो ही हैं, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमें समझ आ जाता है कि या सोडियम या मैग्नीशियम में से कोई होगा। एल्यूमिनियम भी हो सकता है लेकिन वो पानी में नहीं डिसॉल्व हो रहा, साथ वो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी दे देता है। तो बेसिकली ये रिएक्शन है कि P4O10 को जब आपने लेट से सोडियम ऑक्साइड से मिक्स करना होता है और दोनों को फिर पानी में डाल देना होता है, तो आप कहते हैं ये रिएक्शन, फिर ये रिएक्शन बन जाता है ये कि ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम फॉस्फेट और साथ में वाटर बन जाता है। ओके, सो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बैलेंस कर दिया। सो ओवरऑल मैंने आपको बताया किस तरह का सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं। तो जब भी वो इस तरह की बात करें आप समझ जाएंगे कि ये किधर से ऑक्साइड लिया, एक उधर से लिया, एक एसिडिक होगा एक बेसिक होगा, एक लेफ्ट हैंड से लिया एक राइट हैंड से लिया है, एक सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड में से कोई है जो बेसिक है और एक आगे फॉस्फोरस या सल्फर में से कोई है जो दोनों एसिडिक हैं, तो उन दोनों को मिलाएंगे तो न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा। जब भी इस तरह का सवाल है और ये हर दफा आता है। ओके, अब आ जाते हैं आगे। आप कहते हैं अच्छा एसिडिक ऑक्साइड है फिर एसिड से तो नहीं रिएक्ट करेगा, हम कहते हैं यस, इसकी एक ये भी निशानी होती है कि इट इज नो रिएक्शन। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द फास्फोरस का ऑक्साइड हो गया। अब आखिरी दो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बच्चों दो हमने पढ़े हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, एक डाइऑक्साइड और एक क्या है, ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अगर आप देखें तो एस पानी में डिजोल्व होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड है, जब आप इसे पानी में डिजोल्व करते हैं बच्चों तो ये एक एसिड बना देता है जिसका नाम है H2SO3 बच्चों। दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। और इसकी पीएच वही 1 से 2 के बीच में होती है, थोड़ा सा वीक होता है बट नॉट एज मच। और इसी तरह अगर आप इसको देखें तो क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है बच्चों, तो ये क्योंकि एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो अगर आप इसको देखें तो अगर मैं इसको एल्कली के साथ मिक्स करूंगा तो यस रिएक्शन होगा क्योंकि ये एसिडिक है और ये एक एल्कली है। ओके, और बन जाएगा। अब ये यही अगर फिर आपको याद करना है तो आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि ये इसके साथ रिएक्शन हो रहा है H2SO3 के साथ, तो आप कहते हैं अच्छा ये तो फिर सोडियम का सल्फाइड बन जाएगा Na2SO3 प्लस H2O, फिर एक न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, सॉल्ट एंड वाटर जो बन गए, सो फिर एक न्यूट्रल सोल्यूशन बन गया। ये भी मैंने आपको कहा इस तरह का सवाल भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि दो ऑक्साइड मिक्स होकर जो न्यूट्रल सोल्यूशन बनते हैं तो वो क्या होगा, राइट। सो और लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप किसी एसिड से मिक्स करेंगे तो आप कह रहे हैं ये एसिडिक है, कोई रिएक्शन नहीं देगा, देयर बी नो रिएक्शन, एसिडिक ऑक्साइड। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एग्जैक्टली द सेम, वो भी पानी में डिसॉल्व होता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, मसलों से डिसॉल्व, ये रिएक्ट करता है और बन जाता है सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक से भी इसकी पीएच तो 1 तक होती। और फिर इसी तरह अगर आप इसको किसी एल्कली से रिएक्ट कराते हैं तो आप कहते हैं हाँ बन जाता है सॉल्ट एंड वाटर। और फिर वही देखने के लिए कि कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो इस सल्फेट को देख के मुझे समझ आ गई कि द सॉल्ट इज गोइंग टू बी सोडियम सल्फेट along with water। सो इसको बैलेंस कर लिया। इसका भी यही है कि अगर आप इसको किसी एसिड से रिएक्ट कराओगे तो फिर नो रिएक्शन होगा बच्चों, राइट। और जैसे मैंने कहा कि अगले दो ऑक्साइड्स जो हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जिनको हम वो दोनों ऑक्साइड्स क्लोरीन के जो हैं, ठीक है। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, मैं अब इसको सम अप कर देता हूँ। ऊपर जाके इधर देखें तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि ये जो ऑक्साइड्स हैं इनका, कि ये जो पहले दो हैं ये बेसिक हैं, ये एसिड से रिएक्ट करते हैं, ये जो आखिरी हैं ये एसिडिक हैं,
ये बेसिस से रिएक्ट करते हैं। ये बीच वाला जो है, ये मैंने आपको बताया, ये एम्फोटेरिक है, ये दोनों से रिएक्ट करता है। अगर पूछे दो ऐसे बताओ जो वाटर इनसॉल्युबल है, तो वो ये दो हैं। अगर वो दो पूछे, तीन पीछे जो सिर्फ बेसिस से रिएक्ट करते हैं या अल्कली से, वो ये हैं। वो जो सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हैं, वो ये हैं। राइट। सो ये अमूमन इस तरह के सवाल वो आपसे पूछ लेते होते हैं। और फिर दो को मिक्स करें तो आप कहते हैं कोई भी इधर से इधर के साथ या इधर से इधर के साथ मिक्स करेंगे तो न्यूट्रल सोल्यूशन बनने के चांसेस हैं। वो डिस्क्रिप्शन आपको साथ दे देता है छोटी मोटी, कि इस तरह का होगा, इस तरह का दिखता है, इस तरह की ऑब्जर्वेशन देता है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ओके। अब एक चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी बच्चों, उसको मैं रिएक्टिविटी से लिंक करूं कि बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर का रिएक्टिविटी से क्या लिंक है। अब ये बात तो आपने गौर से सुननी है कि देयर इज अ, इससे पहले तो हमने नहीं पढ़ा, हमने ओ लेवल में बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने एएस में बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर पढ़ा, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं पढ़ा कि बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर का ताल्लुक रिएक्टिविटी से भी है। अब मैं बताने लगा हूँ क्या है वो रिएक्टिविटी से। बच्चों, अगर किसी में आयनिक बॉन्ड हो ना, किसी भी कंपाउंड में, तो वो पानी में डिसॉल्व होता है, वो पानी से रिएक्ट नहीं करता, वो पानी में डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व इन वाटर का मतलब है कि जस्ट ब्रेक्स एंड टर्न्स इनटू आयंस। ओके। जैसे सोडियम क्लोराइड है, जब आप इसे पानी में डालोगे तो आपने देखा इट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट। अब मैं सोडियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, सॉरी, सोडियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट। पानी में डालोगे ये डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होके कौन से दो आयंस देगा? Na पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा है बच्चों? O2 नेगेटिव। लेकिन ये जो O2 नेगेटिव होता है ना बच्चों, ये फिर रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ। पानी को मैं इस तरह लिख देता हूँ, HOH भी लिख सकते हैं आप। तो बेसिकली ये पानी के हाइड्रोजन आयन को अपने साथ मिला लेता है। तो क्या बन जाता है? आप कहते हैं ये O और ये H मिलके OH बन जाएंगे, और ये भी OH बन जाएगा, तो दो हाइड्रोक्साइड आयंस बन जाएंगे। एंड दीज हाइड्रोक्साइड आयंस टर्न सॉल्यूशन अल्कलाइन। तो बच्चों ये लिंक है रिएक्टिविटी का। अब आगे क्लोराइड्स में भी ये अप्लाई होगा कि आपने याद रखना है कि जो ही आपने बॉन्डिंग देखनी है, और अगर किसी में आयनिक बॉन्ड हो तो उसका पानी के साथ रिएक्टिविटी के साथ क्या लिंक है, कि वो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, वो डिसॉल्व होगा। और जब ऑक्साइड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, वो जब पानी में डिसॉल्व होते हैं, तो वो ऑक्साइड आयन देते हैं। वो ऑक्साइड आयन पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन बना देता है, विच टर्न्स द सॉल्यूशन अल्कलाइन। तो ये बात दफा एग्जाम में रीजन भी पूछ लेते हैं कि अच्छा ये बताएं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये क्यों बेसिक होते हैं। तो आपने ये रीजन देनी है कि वो बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें बॉन्डिंग क्या है, आयोनिक है। ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि रीजन ऑफ बेसिसिटी जो है, कि रीजन क्या है, व्हाई आर दे बेसिक्स। सो ये भी पूछ सकते हैं वो आपसे कि रीजन बताएं क्यों बेसिक है। तो आप कहते हैं बेसिक वजह उनकी आयनिक बॉन्ड है, जिसकी वजह से वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, और जिसकी वजह से वो ऑक्साइड आयन देते हैं, और दोज ऑक्साइड आयन जो है वो टर्न इनटू हाइड्रोक्साइड आयन, एंड दैट्स द टर्न द सॉल्यूशन एल्कलाइन। ओके। अब दूसरे पे आ जाते हैं। आप कहते हैं अच्छा जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्यों ऐसे हैं। आप कहते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे मैं मिसाल देता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड की या P4O10 की, जब आप इनको पानी में डालते हैं तो आप कहते हैं इनमें तो अगर मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर हो तो पानी में रिएक्ट ही नहीं करते। लेकिन जो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले हैं ना, जिनमें दो तीन चार पांच मॉलिक्यूल्स एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। राइट। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड होगा बच्चों और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, तो they are not going to react, they are not going to dissolve, they are going to react, या इसको केमिस्ट्री की टर्म में कहते हैं हाइड्रोलिसिस। they are going to hydrolyze, and when they hydrolyze they react। तो फिर आपको पता है रिएक्ट होके आयंस नहीं बनते, वो नई चीज बन जाते हैं। तो जो नया कंपाउंड बनेगा दैट इज एन एसिड, एंड टर्न इनटू द एसिड। दैट्स व्हाई, अब जैसे देखो इसने इसके साथ रिएक्ट करके एक नया एसिड बना दिया, और उस एसिड का नाम है H2SO3। दैट्स व्हाई इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। सो ये भी याद रखना
कि जो हम ओ लेवल में या एस में ओ लेवल में रटा मारते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, अब हमें समझ आया वो क्यों एसिडिक है। बिकॉज व्हेन यू पुट देम इनटू द वाटर दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड। और जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, वो क्यों बेसिक होते हैं? बिकॉज व्हेन यू पुट देम इनटू द वाटर दे डू नॉट रिएक्ट, their bond is ionic, so they are going to dissolve in water to give the oxide ions, which will turn themselves into the hydroxide ions, right? सो ये है बच्चों ऑक्साइड्स की एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन जिसके मैं कह रहा हूँ अभी हम करेंगे, लेकिन एंड पे करेंगे। मैं क्लोराइड्स भी खत्म कर लूँ और फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स। यहाँ मैं 10 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है अबाउट द ऑक्साइड्स तो वो पूछ सकते हैं, वरना मैं नेक्स्ट हेडिंग दे दें, क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स बच्चों। सर ये जरा ऊपर कर देंगे स्टार्टिंग में जो नोट्स है। जी मैं सूरज दिखा देता हूँ सारे। यहाँ से देखिए, मैं स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप पिक्चर्स ले लें अगर लेना चाह रहे हैं। ये किया आज अभी तक। सर जी 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 बोलो। सर आप पहली वाली बस रिकॉर्डिंग भेज देंगे ग्रुप पे? अच्छा मैं भेजूंगा, मैं खुद इसको थोड़ा डिले किया है, मैं एक आध दिन में भेज दूंगा, क्योंकि फिर वो अगर मैं भेजना शुरू कर दिया तो फिर किसी ने क्लास में ही नहीं आना कि रिकॉर्डिंग आ जाती है तो हम बाद में सुन लेंगे। नहीं सर, सिर्फ फर्स्ट वाले, क्योंकि उसके नोट्स रह गए ठीक हैं आधे। ठीक है। मैं आप मुझे पर्सनल मैसेज करते हो, मैं आपको भेज देता हूँ, वरना ये मैं अपलोड ठीक करूंगा जब ये खत्म हो जाएगा ना सेशन, 6 दिन के बाद। ठीक है। ठीक है, ठीक क्योंकि इसका ठीक है। एग्जाम है फौरन पहले वीक में। तो मैं अपलोड तो सारी करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहा कि फिर वरना कोई आएगा नहीं, तो आपको मैं अलग से भेज देता हूँ। जिसको अलग से चाहिए मुझे पर्सनल मैसेज करें। जीशान ये प्लीज, मैं आज आपको बताऊंगा इनको भेजनी है। ओके, क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। सर ये सोडियम। जी जी बोले। सर ये सोडियम वाला बस एक बार दिखा दें, स्क्रीनशॉट ले लूँ। ये जो ये आखिरी है ना, जीवानिया आप बोले, आप क्या कह रहे हैं? सर हमारा सेकंड टर्म शुरू कब होना है? ये टेस्ट जो आपने लेने वो कब शुरू होंगे? 10 तारीख को आपका एग्जाम होगा, मैं आपको डेट दूंगा। मैंने आज स्कूल से चेक करना है कि वो कब 7 को खुल रहे हैं, 6 को खुल रहे हैं। लेकिन जो मंडे आएगा ना, जिस वीक में खुलेगा उससे अगले जो मंडे होगा उसमें होगा एग्जाम। ओके, क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स का हेडिंग लें। जो क्लोराइड्स बच्चों भी हमने किए हैं ऊपर, अगर मैं क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स देखूं तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड। फास्फोरस के दो होते हैं, PCl3 और PCl5। और सल्फर के आपको पता है हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना वो है सही SCl2 जो है, बट वो सिलेबस में नहीं है। ओके, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैंने आपको बताया बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर अब ना सिर्फ हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता है, बल्कि हमारी हेल्प करता है अब रिएक्टिविटी में। ओके, सो बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो पहले दोनों में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक और जाइंट आयोनिक लैटिस। इन सब में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट। और कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूलर नहीं है, सिंपल मॉलिक्यूलर। सो बच्चों अगर आपको याद हो तो इसमें जो ये सिलिकॉन का ऑक्साइड था वो मैक्रो मॉलिक्यूलर था, ठीक है? लेकिन क्लोराइड मैक्रो मॉलिक्यूलर नहीं है, ये बड़ा एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज करते हैं आपको। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जाइंट आयनिक था, लेकिन क्लोराइड जाइंट आयनिक जाइंट कोवलेंट नहीं है।
सो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ये बहुत मिक्स करके सवाल देते हैं एग्जामिनर्स। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर क्लोराइड्स। तो पता है सोडियम का +1 है, मैग्नीशियम का +2 है, एल्यूमिनियम का +3 है, सिलिकॉन का +4 है, +3 और फास्फोरस का +5 है इन दिस क्लोराइड। फिजिकल स्टेट्स देखें तो ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये लिक्विड और आखिरी वाला फिर सॉलिड। अब आ जाते हैं इन क्लोराइड्स की जो वो हैं रिएक्टिविटी है, ठीक है। अब इनकी रिएक्शंस ऑफ इन क्लोराइड्स की बात करते हैं बच्चों। अब सुनिए जरा रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 क्लोराइड्स। अब बच्चों बात ये है कि जो पीरियड 3 क्लोराइड्स है ना, रिएक्शन में एक ही रिएक्शन है और वो है विद वाटर, पानी के साथ। बच्चों पानी के साथ जो रिएक्शन है, अभी मैंने क्या बोला है कि अब रिएक्टिविटी में बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर भी हमारी हेल्प करेगा। जरा गौर से देखें, अगर सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों में कौन सी बॉन्डिंग है? आयोनिक है। तो आप कहते हैं आयोनिक बॉन्ड तो पानी से रिएक्ट नहीं करते, वो क्या करेंगे? डिसॉल्व होंगे। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, NaCl एंड MgCl2 dissolve in water, they don't react, वो क्या करते हैं? डिसॉल्व होते हैं। ओके, अब जैसे NaCl है, जब आप इसे पानी में डालोगे तो इट बिकम्स व्हाट? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। So it breaks down into the ions and turns into this, और resultant solution की pH जो होती है वो 7 होती है, एक न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड में भी ऐसे ही हम कहते हैं, हाँ मैग्नीशियम क्लोराइड में भी ऐसे ही है। जब आप इसे पानी में डालते हैं तो एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस हियर, कि मैग्नीशियम आयन बन जाते हैं और हाइड्रोक्स क्लोराइड आयन्स बन जाते हैं। तो आप कहते हैं ये क्या है? आप कहते हैं नहीं, जो इसका सोल्यूशन है उसकी pH 6.5 होती है, स्लाइटली एसिडिक होता है, नॉट अ न्यूट्रल, लेकिन बहुत कम। ओके, बहुत कम होता है। उसकी वजह है वो पानी को ब्रेक डाउन कर देते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में एल्यूमिनियम क्लोराइड में उसे एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। सो ये दोनों तो बच्चों डिसॉल्व इन वाटर है, दे डू नॉट रिएक्ट, दे डू नॉट हाइड्रोलाइज, दे टर्न इनटू द वाटर, जस्ट गिव देम एन न्यूट्रल एंड स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ना, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, आपने समझ लेना है। क्या तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, बट विद आयोनिक कैरेक्टर होता है। ये आयोनिक कैरेक्टर अभी हम छोड़ देते हैं कि क्या है। आप ऐसे समझ लो कि इसमें थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड भी होता है, आप ऐसे ध्यान में रख लो। जैसे HCl हो गया, AlCl3 हो गया, तो आप समझो इसमें आयनिक बॉन्ड भी है। तो अगर आयनिक बॉन्ड है तो आप कह रहे हैं जी कि मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको आयनिक कैरेक्टर का क्या मतलब। इसका मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2 तरह की बॉन्डिंग है, कोवलेंट भी है और थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी है। तो आप कहते हैं अगर आयनिक बॉन्ड हो तो फिर तो ये पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, फिर तो ये पानी में क्या होगा? हम कहते हैं डिसॉल्व होगा। जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो कौन से 2 आयंस बनाएगा? एल्यूमिनियम आयंस और क्लोराइड आयंस, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दीज टू हियर। आप कहते हैं ऐसे 2 आयंस बन गए, एल्यूमिनियम आयन एंड क्लोराइड आयंस, राइट। अब इसमें थोड़ा ट्रिकी है। वो ट्रिकीनेस क्या है कि ये जो एल्यूमिनियम आयन है ना, बेसिकली बच्चों, ये जो पानी के साथ एक्वस होता है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है इसके साथ मिलके। अब कॉम्प्लेक्स की केमिस्ट्री A2 में है, या मैं नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन दूंगा। ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है कि वाटर के साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ एल्यूमिनियम ज्वाइन करता है, लाइक दिस, राइट। दिस इज 6 वाटर मॉलिक्यूल। एक ये वाला है, ये इस तरह होता है बच्चों कि वाटर ना ये करता है कि डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनाता है Al3 पॉजिटिव के साथ। और कितने वाटर? आप कहते हैं जी 6। ये क्यों, क्या, कैसे, ये सब
क्वेश्चन के आंसर्स अभी आपको नहीं मिल सकते। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एल्यूमिनियम को जब आप पानी में आयन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है जिसे AlH2O6 कहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, 6 वाटर मॉलिक्यूल जो कि पोलर भी होते हैं उनको वो होल्ड नहीं कर पाता, तो क्या होता है? आप कहते हैं जी इसकी वजह से ये होता है कि AlH2O6 में से एक वाटर मॉलिक्यूल भी अगर लेट से ब्रेक हो जाता है, इधर देखो बच्चों, लेट से ये एक वाटर था, ये वाला जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया मतलब आयोनाइज हो गया। तो H2O आयोनाइज होके क्या देता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो आप कहते हैं ये OH नेगेटिव तो फिर इधर ही अटैच हो जाएगा, लेकिन H पॉजिटिव फिर इसमें से अलग हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो आप कहते हैं ये बन जाएगा AlH2O5OH। और इस पे ओवरऑल चार्ज भी देखें, अगर इधर 3 पॉजिटिव था तो अब 2 पॉजिटिव हो गया, प्लस H पॉजिटिव। फिर क्या होता है? आप कहते हैं ये एल्यूमिनियम आयन फिर भी वाटर को फोर्स करता रहता है, या वाटर फिर भी इसके कंट्रोल में नहीं होता, तो एक और वाटर मॉलिक्यूल भी ब्रेक हो जाता है। आप कहते हैं फिर क्या बनेगा? AlH2O5OH, 2 पॉजिटिव में से अगर एक और वाटर चला गया, लेट से मैं इसको अब हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये भी टूट गया, तो ये टूट गया तो फिर एक OH इसके साथ आ जाएगा और एक H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। आप कहते हैं जी यस यही होगा, ये बन जाएगा Al, सुनिएगा, H2O अब कितने रह गए हैं? 4, और OH कितने बन गए हैं? 2, और अब ओवरऑल चार्ज भी +1 हो गया, प्लस H पॉजिटिव। आप कहते हैं फिर क्या होगा? हम कहते हैं जी फिर भी एक और वाटर भी इसके कंट्रोल में नहीं रहता, लेट्स से ये वाला भी नहीं रहता, तो आप कहते हैं फिर एक और ब्रेक हो जाएगा। यस, AlH2O4OH twice, and this is what 1 positive gives us AlH2O thrice OH thrice, और अब कोई चार्ज नहीं रहा इसके ऊपर 0 मैंने लिखा है, प्लस H। और आप एक चीज नोटिस करें, मैंने इसका फिजिकल स्टेट भी क्या लिख दिया है। ये दोनों तो फिजिकल स्टेट में एक्वस थे, इसका फिजिकल स्टेट मैंने बच्चों सॉलिड लिख दिया। तो क्या ये प्रोसेस चलता रहता है? हम कहते हैं नहीं, यहाँ जाके ये प्रोसेस रुक जाता है कि 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ एल्यूमिनियम ने बॉन्ड बनाया, Al3 पॉजिटिव एक्वस बना, लेकिन उनमें से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए और 3 हाइड्रोजन आयंस दे दिए। दिस हाइड्रोजन आयंस टर्न द सॉल्यूशन अल्कलाइन, और इसकी वजह से इस सॉल्यूशन में व्हाइट PPT होते हैं। दिस इज नाउ द व्हाइट प्रेसिपिटेट, द व्हाइट सॉलिड दैट अपीयर्स, एंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो है सिर्फ 1 to 4 हो जाती है, राइट। सो मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, अब मैं आपको नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन दिया, आपने इतनी ही इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। A2 के अंदर हमें दोबारा जाके कॉम्प्लेक्सेस की केमिस्ट्री करनी है। अब मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आपसे क्या बात पूछी जाएगी, आपने उतनी बात ही ध्यान में रखनी है। नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जब एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। एल्यूमिनियम आयन 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है, AlH2O6। बट आउट ऑफ दोज 6, 1 by 1 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होकर 3H पॉजिटिव आयन दे देते हैं, और जिसकी वजह से एक वाइट प्रेसिपिटेट और सोल्यूशन एसिडिक होके अलग हो जाता है, राइट। बस इतनी इंफॉर्मेशन ही वो आपसे पूछेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, आप वो बता देंगे। वो पूछेंगे सोल्यूशन एसिडिक क्यों है, आप बता देंगे कि जो वाटर, इवन अगर आप ये एक भी इक्वेशन याद कर लें तो काफी होगा कि जो एल्यूमिनियम का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स था वो आयोनाइज हुआ और उसने हाइड्रोजन आयंस दिए, दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन इज एसिडिक। फिर एक सवाल वो पूछेंगे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें कहाँ से आते हैं। आप कहते हैं जी व्हाइट प्रेसिपिटेट जब वो एल्यूमिनियम बार बार आयोनाइज होकर एक ऐसा प्रोडक्ट बना देता है, AlOH थ्राइस OH थ्राइस एंड H2O थ्राइस, तो वो एक वाइट प्रेसिपिटेट बन के आ जाता है। बस इससे ज्यादा ना वो आपसे सवाल पूछेंगे, ना आपको क्यों, क्या, कैसे, कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये डेटे बॉन्ड क्या है, ये कैसे बना है, ये सब केमिस्ट्री हमारे, और क्यों आयोनाइज हुए, 3 ही क्यों हुए, ये सारी A2 के अंदर है, राइट। तो बस एल्यूमिनियम का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ट्रिकी था। बस 2 पॉइंट इस ध्यान में रखने हैं कि H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन को एसिडिक करते हैं और व्हाइट प्रेसिपिटेट किस चीज के होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम का क्लोराइड हो गया। अब आगे जो क्लोराइड है वो है बच्चों सिलिकॉन, फास्फोरस के दोनों। आप कहते हैं ये तो सारे में क्या बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। और इनमें क्या स्ट्रक्चर है?
आप कहते हैं जी सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। फिर तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, पानी के साथ इनका रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व। आप कहते हैं दे हाइड्रोलाइज इन वाटर, दे रिएक्ट विद वाटर, जिसे आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस होती है, डिसोल्यूशन नहीं होगी। और इसके रिजल्ट में एक चीज कॉमन आएगी सब में, वाइट फ्यूम्स। विग्रस रिएक्शन होता है, उसकी वजह से जो HCl बनता है वो बच्चों फ्यूम्स की फॉर्म में बाहर आता है। ओके, ये मैं इसलिए सम अप कर रहा हूँ कि ये बार बार एग्जामिनर कहते हैं जी वाइट फ्यूम्स आए हैं, वाइट फ्यूम्स आए हैं। जो ही वो वाइट फ्यूम का जिक्र करेंगे आप समझ जाएंगे कि ये सिलिकॉन के क्लोराइड की बात हो रही है, ये फास्फोरस के क्लोराइड की बात हो रही है, ये उन्हीं से वाइट फ्यूम्स आते हैं, राइट। और एक डिफरेंस इनमें है बहरल, वो डिफरेंस ये है कि जब आप सिलिकॉन क्लोराइड को पानी में डालते हो तो देखो जरा, ये एक लिक्विड है, जब आप इसे पानी में डालते हो तो ऐसे मैंने कहा जैसे SiO2 बनता है एक, और प्लस HCl बन जाता है। ये HCl ज्यादातर तो फ्यूम्स बन के बाहर निकल जाता है, कुछ थोड़ा सा एक्वस भी हो जाता है जो सोल्यूशन को एसिडिक कर देता है, राइट। तो आप इसको कहते हो जी, इसमें अगर आप ऑब्जर्वेशन पूछें तो दो आती हैं, वाइट सॉलिड या वाइट PPT ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका, और साथ में तो जो दूसरी बताई है फ्यूम्स, कलरलेस फ्यूम्स, वो तो होते ही होते हैं इसके। और वजह क्या है, क्योंकि रिएक्शन बहुत विगरस होते हैं। और पीएच क्या है, आप कहते हैं जी अगर HCl है तो जाहिर है पीएच 1 से 2 ही होगी। लेकिन जो फास्फोरस का क्लोराइड है PCl5 और PCl3, मैं 5 के साथ रिएक्शन लिख लेता हूँ पहले, तो वो डालेंगे तो आप कहते हैं वो तो फिर H3PO3 बनेगा, H3PO4 बनेगा और HCl बनेगा। आप कहते हैं ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन में ये फर्क है, मैंने कहा था ना थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क ये है बच्चों कि एक में स्टीमी फ्यूम्स दोनों में आते हैं, व्हाइट फ्यूम्स या स्टीमी फ्यूम्स कहते हैं, लेकिन एक में साथ व्हाइट सॉलिड बनता है और एक में व्हाइट सॉलिड नहीं बनता, क्योंकि ये H3PO4 है, ये कलरलेस होता है। तो बार बार वो कहेंगे जी स्टीमी फ्यूम्स आए और कलरलेस सोल्यूशन बना है, आप समझ जाएंगे कि स्टीमी फ्यूम्स विद कलरलेस सोल्यूशन जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो किसकी है, वो क्लोराइड ऑफ फास्फोरस की है। और अगर स्टीमी फ्यूम्स विद वाइट PPT आ रहे हैं तो फिर आप कहते हैं वो उसकी है, सिलिकॉन के क्लोराइड की है। सो ये बच्चों इन दोनों में डिफरेंस होता है कि सिलिकॉन के क्लोराइड में ये होगा और फास्फोरस के क्लोराइड में ये होगा। हाँ, PCl3 को भी अगर आप पानी में डालेंगे तो भी वो रिएक्शन देगा, और वो देगा H3PO3 फास्फोरस एसिड प्लस HCl। उसकी भी यही ऑब्जर्वेशन होती है और यही पीएच होती है। इसकी पीएच भी लिखते हैं 1 है, इसकी ऑब्जर्वेशन भी यही है और पीएच भी 1 है। ओके, इन दोनों की पीएच इज इक्वल टू 1 और ऑब्जर्वेशन में वही स्टीमी फ्यूम्स है। डू यू गेट इट? सो इसको आप बैलेंस खुद कर लीजिएगा, 3HCl, राइट। सो अब देखें, ये 4H2 हो गया, ये 3H2 हो गया। ऑब्जर्वेशन स्टीमी फ्यूम्स है, राइट। और ये क्लियर है। सो PCl3 प्लस 3H2O, H3PO3 प्लस 3HCl है, और ये है क्लोराइड्स के रिएक्शन विद पीरियड 3, राइट। अब एक आखिरी चीज क्विकली, क्वेश्चन का तो टाइम अभी नहीं बचा, लेकिन एक चीज जो पानी का रिएक्शन बताना था विद दिस, वो मैं बता देता हूँ जल्दी से। ये तो हो गया क्लोराइड्स और उनके रिएक्शंस बच्चों, राइट। अब हम आ जाते हैं आखिरी रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद वाटर, ताकि ये खत्म हो जाए। ग्रुप 2 बच्चों एक दिन का ही है, हेलोजेंस भी 1.5 दिन का है, और आधे दिन का वो है नाइट्रोजन सल्फर। तो कल हम क्वेश्चंस करेंगे, तो अगले 2-3 जो फ्राइडे तक सारी खत्म हो जाएगी। रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद वाटर, कल साथ ग्रुप 2 भी करेंगे और इसके रिएक्शन, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, तो फिर हमारा ग्रुप 2 और ये खत्म हो जाएंगे कल, और फिर हम फ्राइडे तक इसको। ओके, अब पानी के साथ दो ही रिएक्शन है जी, Na and Mg का, बाकी किसी का नहीं है। सोडियम और मैग्नीशियम का है। सोडियम जब कोल्ड वाटर से बच्चों रिएक्ट करता है, तो आपको याद होगा ये ओ लेवल में रिएक्शन पढ़ा है, इसलिए मैंने कहा मैं अभी करा देता हूँ जल्दी से। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनते हैं बच्चों, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इसको मैंने वो कर लिया। इसमें बहुत सारी आपको याद होगा एफर्वेसेंस भी होती है,
क्योंकि सोडियम की डेंसिटी कम है। तो आपको याद होगा इसके ऑब्जर्वेशन में हम लिखते हैं फ्लोट्स और डॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। डॉट्स मतलब मूव्स क्विकली ऑन सरफेस ऑफ वाटर, dissolves, disappears. Disappears, melts। ये सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। आपको याद होगा सोडियम तेजी से पानी की सरफेस के ऊपर भागता है और फिर वो डिसॉल्व होकर डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है। और फ्यूम्स भी नजर आते हैं, वो एफलोरेसेंस भी होती है, और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है सोल्यूशन का, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और स्ट्रांगली अल्कलाइन सोल्यूशन बन जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1 एल्कली बनी है। ग्रुप 1 एल्कली इज अ स्ट्रांग एल्कली। ओके। अब आ जाते हैं मैग्नीशियम का। वो थोड़ा डिफरेंट है बच्चों। जब मैग्नीशियम को पानी में डालते हैं ना, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। आप कहते हैं जी बड़ा ही स्लो रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बन जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बन जाता है, ठीक है, अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। बट वो इतना स्लो रिएक्शन होता है कि अगर आप इसको ओवरनाइट रखें तब जाके ये मिल्की होता है, और सेवरल डेज लगते हैं टेस्ट ट्यूब भरने में एक हाइड्रोजन गैस उसके अंदर, राइट। सो आप कहते हैं कि स्लो रिएक्शन होता है, वेरी फ्यू बबल्स ऑफ गैस, बहुत कम नजर आते हैं, ठीक है, सेवरल डेज टू फिल अ टेस्ट ट्यूब विद हाइड्रोजन गैस। इवन अगर आप इसको ओवरनाइट रख के लैब में छोड़ के चले जाए ना, फिर अगले दिन आपको ये थोड़ा सा ये आपको पता है ना, वीकली अल्कलाइन होता है, तो वाइट मिल्की सोल्यूशन नजर आएगा, ठीक है। सो ओवरनाइट अगर आप लैब में छोड़ देंगे, सोल्यूशन टर्न्स मिल्की। लेकिन बच्चों अगर आप करें ना इसको, मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्शन, फिर बड़ा ही विग्रस रिएक्शन होता है ये। अगर आप इसको स्टीम के साथ करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एक तो ये याद रखना, उधर देखो बच्चों, ये हाइड्रोक्साइड था और ये क्या है, ये ऑक्साइड है, अलोंग विद व्हाट, H2 गैस। ओके। अब ये बड़ा विग्रस रिएक्शन होता है। आप कहते हैं जी इसमें ये स्टीम है बेसिकली, तो आप कहते हैं जी मैग्नीशियम ग्लो करता है, वो रेड हॉट हो जाता है ना जब आप स्टीम में मैग्नीशियम को रखते हैं तो, ठीक है। और वाइट सॉलिड बन जाता है। मैंने आपको बताया हुआ सब ट्रांजिशन के अलावा वाइट सॉलिड होते हैं ऑक्साइड जो, वाइट सॉलिड बन जाता है, और फिर कलरलेस गैस के फ्यूम्स नजर आते हैं, राइट। सो ये बात भी बच्चों याद रखनी है, फाइनल बात, कि अगर कोई भी मेटल, नॉट मैग्नीशियम, कोई भी मेटल अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट करे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है along with हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर वही मेटल स्टीम से रिएक्ट करे तो मेटल का ऑक्साइड बनता है along with हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, यहाँ पे रुक जाते हैं। पीरियड 3 यहाँ पे एंड हो गया, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे और ग्रुप 2 करेंगे, राइट। कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें, अदरवाइज यहाँ पे रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जिस जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए मैं भेज देता हूँ, लेकिन अगर आप 1-2 दिन सब कर लें तो और अच्छा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।
जीशान अटेंडेंस अपलोड कर दीजिएगा। जी सर ठीक है। जोया को अनम्यूट करें। जोया, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, इसको खोल। रीज बफर में क्या किया था हमने? जी सर। बफर कहाँ तक किया था? यूजेस भी कर लिए थे, क्वेश्चन करने थे आज, है ना? क्लास में यहाँ फेस टू फेस कितने बजे थे जीशान? एएस में कौन कौन था? सर एएस में फेस टू फेस। नूर थी और सर रेहान, तलहा और आशिफ। ठीक है। यूजेस हमने लिख लिए थे। अरीज, मेरी आवाज आ रही है? जी देखो जरा, यूजेस ऑफ बफर लिखे थे हमने। अल्कलाइन बफर तो कर लिया था ना? सर। यूजर पे कर लेंगे। सॉरी। यूजेस लिखे हैं या नहीं लिखे? लिखे हैं सर। ओके, जोया का अनम्यूट करें। सर कर दिए सब, खुद ही कर सकते हैं वो। ओके सर, आप जी, मुझे लास्ट 5-10 मिनट्स के नोट्स दिखा सकते हैं फ्राइडे के? फ्राइडे को अरीज ये किया था हमने, हाँ ये किया था आखिरी वाले। ये किया जी। था हमने फ्राइडे को। अरीज देखो, यही किया था ना, है ना? और ये भी। ओके। और ये भी फ्राइडे को ही किया था। आज इसके क्वेश्चंस कराने लगा हूँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो बफर सॉल्यूशन जो है उसको करने लगा हूँ। सुने, जो बफर है, sorry, ये क्वेश्चन करने हैं। ओके, देखिए जरा। हम्म, ये बच्चों जरा देखिए प्लीज। हरीज, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मोहम्मद आज सवाल कर रहे हैं, अदन आज सवाल कर रहे हैं बफर्स के, और फिर बाकी पार्ट के भी करेंगे, लेकिन पहले बफर्स करेंगे बिकॉज हमने आखिरी टॉपिक बफर किया और चैप्टर भी खत्म कर लिया, तो अभी एक दो दिन इनके सवाल ही करेंगे आज, लेकिन बफर स्पेसिफिक होगा। देखो बच्चे, व्हाट इज मेंट बाय टर्म बफर, इसका आंसर लिखना है। हरीज, क्या मेंट होगा टर्म बफर से?
अब when small amount of acid or alkali is added. Write two equations to explain how valine can act as a buffer. Use this formula. ये मैंने उस दिन आपको कराया था, इधर देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ, इक्वेशन आप खुद लिखोगे। ये COOH है, ये एसिड पार्ट है, और ये NH2 है, ये बेस पार्ट है। ओके, तो एक अमाइनो एसिड में दोनों होते हैं, एसिड भी और बेस भी। अब इसको यूज करके बनाएं जरा। NH2 CHR COOH। अगर OH नेगेटिव आइन आ जाए ना, तो ये जो H पॉजिटिव है ये उसके साथ रिएक्ट करता है, ये और अगर इसी में ये देखो, यही NH2 H पॉजिटिव आइन आ जाए, तो फिर ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये उसके साथ रिएक्ट करता है। ओके, यानी इस हाइड्रोजन आयन को वो एक्सेप्ट कर लेगा ये, और OH नेगेटिव आयन के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखें जरा। NH2 CHR COO नेगेटिव प्लस H2, और इधर भी NH3 पॉजिटिव CHR COOH। ये देखो बच्चों, ये है दो इक्वेशंस के जिसमें एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है और एक OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करता है। दिस इज हाउ द अमाइनो एसिड, कोई भी वेलिन हो या कोई भी, दे एक्ट एज अ बफर। क्लियर है? ओके, आप जरा देखें मिसाल के तौर पे, पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन हमने सारे करने हैं, लेकिन पहले बफर स्पेसिफिक कर रहे हैं। ये देखें बच्चे, टू इक्वेशंस टू डिस्क्राइब टू हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस। यार गुस्तासब एकेडमी के नंबर पे भेजे हुए हैं, दो डॉक्यूमेंट भेजे हैं, दोनों की दो कॉपियां करनी है। मैं फिर भेजता हूँ, ठीक है, करनी है।